क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट नामक अभियान किस देश ने लॉन्च किया है? हाल ही में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया? भारत ने मीडियम रेंज एयर टू सरफेस मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश के सहयोग से किया है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 27 दिसंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से लाजवाब है, सुपर से भी ऊपर है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट नामक अभियान चीन देश ने लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। और चीन देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट की घोषणा की है। और किस उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है? देखो, चीन ने लॉन्च किया ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान और इसका उद्देश्य है खाद्यान्न संकट से निपटना। और दोस्तों, आप इसी तरह के करंट अफेयर देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4 बजे अवेलेबल करवाया जाता है। देर रात तक शूटिंग के बाद यह वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है। लाइक करना मत भूलिएगा। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट से जुड़े हुए। चीन ने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट अभियान क्यों लॉन्च किया? खाद्यान्न संकट की गंभीर स्थिति से निपटने के लिए। ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट नाम किसने दिया है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह नाम दिया है। और चीन सरकार की इस नीति का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट नीति का उद्देश्य क्या है? लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि उतना ही खाए जितने की जरूरत है। और ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट के तहत खाना बर्बाद करने पर कितने का जुर्माना लगेगा? तो आप यह आंकड़ा सुनकर चौंक उठेंगे क्योंकि 10,000 युआन का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसे हम भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो 1.12 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है कोई भी यदि खाना बर्बाद करता है उन पर। और केवल शंघाई और बीजिंग में लोग हर साल कितना खाना बर्बाद करते हैं? तो देखो, करीब 5 करोड़ लोगों को पूरे साल तक खाना खिलाया जा सके उतना खाना सिर्फ शंघाई और बीजिंग यह दोनों शहरों के लोग बर्बाद करते हैं एक साल में। और किस देश के साथ चल रहे ट्रेड वॉर ने चीन के आयात निर्यात पर असर डाला है? तो अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड वॉर अभी भी जारी है। और प्लेट में खाना छोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए किसको अधिकार दिए जाएंगे? रेस्तराओं को। और खाने की बर्बादी की समस्या के साथ साथ चीन के लोगों कौन सी समस्या से परेशान है? तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं, चीन के लोग मोटापे की समस्या से परेशान है। और चीन की आबादी की बात करें तो तकरीबन 50 करोड़ लोग वो इस बीमारी से पीड़ित है। तो देखो, एक और क्वेश्चन बन सकता है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार देश में कितने करोड़ से अधिक लोगों का वजन सामान्य से अधिक है? तो तकरीबन 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसका वजन सामान्य से अधिक है, यानी कि हैवी वेट है। और साल 2002 में चीन में मोटापे की दर 7.1% थी, जो साल 2020 में बढ़कर 16.4% हो गई है। और जब बात करते हैं दोस्तों चीन की, तो यहाँ आप मैप में देखें, यहाँ पर है हमारा इंडिया, यहाँ पर तिब्बत और यहाँ चीन के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है। और चीन की कैपिटल का नाम है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और चीन का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। और दोस्तों, इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है? लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया? हाल ही में त्रिपुरा,
त्रिपुरा के उच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि शरद अरविंद बोबडे द्वारा एक ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है त्रिपुरा हाईकोर्ट यानी कि त्रिपुरा। और यहां आप देख सकते हैं ई सेवा केंद्र हाल ही में यहां पर खोला गया है। तो ई सेवा केंद्र प्रायोगिक आधार पर प्रत्येक त्रिपुरा के उच्च न्यायालयों में और एक जिला न्यायालय में ई सेवा केंद्र बनाए गए हैं। और ई सेवा केंद्र सभी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करेंगे और आम वादियों तथा अधिवक्ताओं के लिए वन स्टॉप सेंटर के रूप में सेवा करने के लिए समर्पित है। और हाल ही में जब त्रिपुरा के इस हाई कोर्ट में स्थापित किया गया है और स्थापित किया है हमारे शरद अरविंद बोबडे ने, तो इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। हमारे भारत के वर्तमान मुख्य न्यायमूर्ति है शरद अरविंद बोबडे और वो हमारे 47वें न्यायमूर्ति है। ओके, और त्रिपुरा के उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 23 मार्च 2013 को। और वर्तमान में त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इमेज में आप देख सकते हैं अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। अकील अब्दुल हमीद कुरैशी वो त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। ओके, तीसरा क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किसने किया? ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है हमारे इस केंद्रीय मंत्री ने, और यह हमारे है खेल मंत्री किरेन रिजिजू साहब। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है किरेन रिजिजू। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, किरेन रिजिजू हमारे किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री है किरेन रिजिजू। और ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान क्या है? अरुणाचल प्रदेश और असम में रिवर राफ्टिंग अभियान जिसकी लंबाई है 917 किलोमीटर। यानी कि यह ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान है वो एक रिवर राफ्टिंग अभियान है। और यहां आप देख सकते हैं राफ्टिंग करते हुए हमारे खेल मंत्री किरेन रिजिजू। तो हमारे देश की सबसे बड़ी नदी ताकतवर ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में हमारी ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग या सियांग नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो गोलिंग के पास से प्रवेश करती है। किरेन रिजिजू जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश, असम और एनडीआरएफ के साथ आयोजित ट्यूटिंग में ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान में शामिल हुए। और यहां पर भी आप पढ़ सकते हैं ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान जो हाल ही में शुरू किया गया। और जब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में आया था कि भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन निम्न में से किस नदी पर किया गया? भारत देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और रोपवे की कुल लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर रोपवे की कुल लंबाई है। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट ब्रह्मपुत्र रिवर का उद्गम होता है। तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में, यहां पर आप मैप में देखिए कि यहां पर है यह ब्रह्मपुत्र नदी जो तिब्बत में है, और यहां पर यू टर्न लेते हुए यहां पर अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर है वो प्रवेश करती है। आगे गुवाहाटी, गुवाहाटी से आगे बढ़ते हुए यहां बे ऑफ बंगाल से मिल जाती है। तो तिब्बत में बहते हुए यह नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तकरीबन 2900 किलोमीटर लंबाई है ब्रह्मपुत्र रिवर की। और ब्रह्मपुत्र का नाम विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है। जैसा कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो या सांपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है देहांग, तो असम में ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र रिवर जब आती है, प्रवेश करती है, तो बन जाती है जमुना। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जहां सम्मेलन होता है, मिलन होता है, उससे बोलते हैं मेघना। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और भी एक इंपॉर्टेंट बात, ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों कौन कौन से हैं? तो डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी, यह तीनों शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसे हैं। और ब्रह्मपुत्र में स्थित माजुली नामक एक द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नाम क्या है? माजुली द्वीप, जो 929 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इमेज में देख सकते हैं
ब्रह्मपुत्र की एक धारा, दूसरी धारा, और यहां पर ये बीच में स्थित है माजुली द्वीप, जो यह सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। चौथा क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने किस नदी पर 2 नए पुल और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यानी कि MMLP बनाने की घोषणा की? MMLP यानी कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और हाल ही में बराक नदी पर 2 नए पुल और एक इस तरह का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की है नितिन गडकरी साहब ने। और यहां जब बात करते हैं नितिन गडकरी साहब की, तो नितिन गडकरी किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। और श्री नितिन गडकरी ने असम में 20 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और 7 पूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित भी किया हाल ही में। और ये राजमार्ग परियोजनाएं राज्य में परिवहन के माध्यम से बड़ा परिवर्तन लाएगी। और जब यहां जिक्र किया गया है बर्राक रिवर का, तो यहां देख सकते हैं दोस्तों, यह प्लेन में से खींची गई तस्वीर है यह बर्राक रिवर की। तो बर्राक नदी भारत के मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम व असम राज्यों और बांग्लादेश में बहने वाली 900 किलोमीटर लंबी एक नदी है। बर्राक नदी की प्रमुख उपनदियां कौन कौन सी है? जीरी नदी, तुई रियाल नदी, लोंग नदी और जातिंगा नदी, यह बर्राक की सहायक नदियां। और भारत में बर्राक नदी में एक राष्ट्रीय जलमार्ग 6, वो भी किस नदी में? बर्राक नदी में, हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 6। और यहां पर आप देख सकते हैं किन 2 स्थानों को जोड़ता है यह नेशनल वाटरवे नंबर 6। तो याद रखो, एक है भंगा और दूसरा है लखीपुर। यहां पर है लखीपुर और यहां पर है भंगा। तो यह वाटरवे बर्राक नदी में नेशनल वाटरवे नंबर 6। ओके, तो भारत में बर्राक नदी का लखीपुर से लेकर भंगा का 121 किलोमीटर का नदी मार्ग बड़ी नौकाओं को चलाने के लिए अनुकूल है और इसे भारत के सन 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया था। तो यह फैक्ट हमें याद रखना चाहिए। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत नशीली दवा रोकथाम नीति की घोषणा किसने की है? एकीकृत नशीली दवा रोकथाम नीति की घोषणा हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश, और इसे इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, यानी कि एकीकृत नशीली दवा रोकथाम नीति को क्यों नाम दिया गया है? क्या नाम दिया गया है? तो इस नीति को नाम दिया गया है राज्य नशीली दवा रोकथाम, उपचार, प्रबंधन और पुनर्वास कार्यक्रम। इस नीति को नाम दिया गया है और इस नीति का उद्देश्य क्या है? राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे को रोकने के लिए पुलिस, मीडिया और नशा निवारण बोर्ड के बीच सहयोग बढ़ाना। और इसके लिए हिमाचल प्रदेश में 6 नशा मुक्ति केंद्र भी खोले जाएंगे। और बात करते हैं जब हिमाचल प्रदेश की, तो आप मैप में देखिए, यहां पर जम्मू कश्मीर, यहां पर लद्दाख और यहां 3 राज्यों से सटा हुआ, 4 राज्यों से सटा हुआ है। तो यह 4 राज्य कौन कौन से, वो आपको मैप देखना है और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी बॉर्डर साझा करता है। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है बर्फीले पहाड़ों का प्रांत। हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल में से एक कैपिटल का नाम है शिमला और दूसरी कैपिटल का नाम है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री मैंने हाल ही में बताया जयराम ठाकुर। 6ठा क्वेश्चन, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली भारत ने किसके सहयोग से विकसित की है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली भारत देश ने इजराइल देश के साथ मिलकर विकसित की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इजराइल। और भारत में किसने सहयोग दिया है? DRDO ने। और DRDO का पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो DRDO ने भारतीय सेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM का पहला सफल परीक्षण किया है। और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का आर्मी संस्करण, उनके बारे में मैं आपको बताऊं तो यह भारतीय सेना के उपयोग हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित
सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को पहला सफल परीक्षण किया है। किसके साथ? IAI के साथ मिलकर DRDO ने यह पहला सफल परीक्षण किया। और आंकड़ों के अनुसार अब रूस भारत को 56% हथियारों का निर्यात करता है। रूस के बाद 14% के साथ इजराइल इस मामले में, यानी कि हमारे जो रक्षा उपकरण है वो सबसे ज्यादा हमें कौन प्रदान करता है? रूस देश से हम खरीद करते हैं। दूसरे स्थान पर है इजराइल। 2014 तक इसमें दूसरे स्थान पर अमेरिका था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर है इजराइल देश। और 12% के साथ फ्रांस भारत को सबसे अधिक हथियार भेज रहे हैं। और फ्रांस से आपको भी पता है हमने राफेल प्लेन जो खरीदे हैं और हम भी निर्यात करते हैं। तो रक्षा उपकरण की निर्यात हम करते हैं तो सबसे ज्यादा लाभ कौन लेता है? म्यांमार देश। तो भारत के सबसे बड़े हथियार ग्राहक म्यांमार जो 46%, श्रीलंका 25% और मॉरिशस 14% है। और इसी के साथ इजराइल से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां जन्मे किसी भी देश के बच्चे को तुरंत ही नागरिकता मिल जाती है। और अगर इजराइल के किसी भी नागरिक का बच्चा दूसरे देश में पैदा होता है तो भी उसे इजराइल की नागरिकता मिल जाती है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने सभी राज्य समन्वयकों को जनगणना रजिस्टर अपडेट करने का आदेश दिया है? हाल ही में हमारे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्य समन्वयकों को जनगणना रजिस्टर अपडेट करने का आदेश दिया है। यानी कि अब हमें जो जनगणना है वो काउंट करनी है। और अब हम भारत की जो जनगणना करने जा रहे हैं वो भारत की 16वीं जनगणना होगी। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी राज्य समन्वयकों को चार्जर रजिस्टर में क्षेत्र, इलाके, कॉलोनी या एक इमारत के नाम को अपडेट करने का आदेश दिया है। और चार्जर रजिस्टर है क्या? चार्जर रजिस्टर जनगणना से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो गणनाकर्ताओं को प्रथम चरण के दौरान जनगणना के लिए घरों की सूची, आवास जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर शॉर्ट में बोले तो NPR संबंधी विवरण एकत्र करने में मदद करेगा। और वर्ष 2011 की जनगणना की बात करें तो वर्ष 2011 तक भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाने वाली जनगणना का आयोजन 15 बार किया गया। यानी कि 2011 में हमने 15वीं जनगणना की और 2021 में हम जो जनगणना करने जा रहे हैं वो है 16वीं जनगणना। लेकिन इनसे जुड़े हुए कुछ इतिहास की बात करें तो भारत में वर्ष 1872 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और आपको यह वर्ष भी याद रखना है 1872। और वर्ष 1881 में पहली बार जनगणना के लिए अलग विभाग बनाया गया। यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। 8वां क्वेश्चन, मस्तिष्क खाने वाला अमीबा किस देश में तेजी से फैल रहा है? अभी कोविड का खतरा खत्म नहीं हुआ और एक नया खतरा सामने आया है कि हाल ही में मस्तिष्क खाने वाला अमीबा अमेरिका देश में तेजी से फैल रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में नेग्लेरिया फॉलेरी सुर्खियों में रहा है और यह एकल कोशिका वाला अमीबा है। इसे मस्तिष्क खाने वाला अमीबा यानी कि ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। और यह अमीबा अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। और यह खबर आंध्र प्रदेश के जिलों में एलुरु नामक एक रहस्यमय बीमारी के बाद सामने आई है। और यह अमीबा में शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों विशेष रूप से मानव मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने और बड़े पैमाने पर सूजन पैदा करने में सक्षम है यह एकल अमीबा। और इसके अलावा अन्य लक्षण की बात करें तो उल्टी, बुखार, मतली, दौरे, चक्कर आना, गर्दन में अकड़न आदि है इसके लक्षण। और यह अमीबा नाक के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है और नाक से मस्तिष्क तक पहुंच जाता है जहां यह मस्तिष्क के ऊतकों को खाना शुरू कर देता है। तो इसी तरह की बीमारी अमेरिका में तेजी से फैल रही है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ। नवनिर्वाचित जो बाइडेन
वो बन जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन बनने जा रही है, आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अमेरिका की बात करें तो यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार भी है। अमेरिका में रहने वाले 7% लोगों यह दावा करते हैं कि वे कभी नहाए ही नहीं है। और अमेरिका में रहने वाले एक व्यक्ति केन्या में रहने वाले 32 व्यक्तियों के बराबर संसाधनों का उपयोग करता है। नवा क्वेश्चन, उधम सिंह ने किस अंग्रेज अफसर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया? हमारे भारत देश के शहीद उधम सिंह ने माइकल ओ ड्वायर यानी कि जनरल डायर को मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, माइकल ओ ड्वायर यानी कि जनरल डायर को मारकर। और यह उधम सिंह से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि सरदार उधम सिंह की 121वीं जन्म जयंती 26 दिसंबर को मनाई गई, क्योंकि 26 दिसंबर 1899 को सरदार उधम सिंह का जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे हमारे यह उधम सिंह। उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल ओ ड्वायर को लंदन में जाकर गोली मारी थी। उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें पेंटन विलेज जेल में फांसी दे दी गई। और बाद में 2 दशक बाद हमारे यह शहीद के अस्थि हमारे भारत देश में लाए गए थे। 10वां क्वेश्चन, विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग करने की अनुमति कब तक दी गई? तो हाल ही में 25 जनवरी यानी कि क्रिसमस के अवसर पर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर यह घोषणा कर दी गई है हमारे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कि आने वाले 15 अगस्त 2021 तक ऐसे स्थल जो विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग कर दिया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 15 अगस्त 2021। तो हमारे संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग करने की अनुमति दे दी है और यह आदेश अगले वर्ष 15 अगस्त तक मान्य रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में यह छूट दी गई है और इस छूट का आरंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती से हुआ, यानी कि 25 दिसंबर से आरंभ हो गया है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जॉन एड्रिच का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? इमेज में देख सकते हैं, नाम है जॉन एड्रिच, जिसका हाल ही में निधन हो गया। वो इंग्लैंड के एक सलामी बल्लेबाज थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंग्लैंड। और जॉन एड्रिच के करियर की बात करें तो वे इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज थे। 83 साल की उम्र में उन्होंने उत्तरी स्कॉटलैंड के अपने घर पर अंतिम सांस ली। और जॉन एड्रिच ने 1965 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 310 रन की नाबाद पारी खेली थी, जो आज भी टेस्ट में इंग्लैंड की तरफ से 5वीं सबसे बड़ी पारी है। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके बल्ले से 103 शतक और 188 अर्धशतक आए थे। तो इसी तरह के एक महान बल्लेबाज जिसका हाल ही में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, कैबिनेट ने डीटीएच सेवाओं में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है? डीटीएच सेवाओं में कैबिनेट ने 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100%। और एफडीआई का पूरा नाम क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच प्रसारण सेवाओं के लिए संशोधित दिशा निर्देशों को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद डीटीएच में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ साथ लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर 20 साल की कर दी गई है। और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। इमेज में आप देख सकते हैं। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित ओ मिजोरम बुक क्या है? हाल ही में एक राज्यपाल द्वारा लिखित यह बुक एक कविता संग्रह है, ओ मिजोरम। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक कविता संग्रह। और ओ मिजोरम बुक को लॉन्च किसने किया है? हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिजोरम के राज्यपाल श्री पी.एस. श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखित ओ मिजोरम बुक को विमोचित किया है। और पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यानी कि वो मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल है
और वो एक पेशे से वकील भी थे। विपुल लेखक, समाजसेवी और एक विचारक है। उन्होंने मलयालम और अंग्रेजी में 125 किताबें लिखी है। ओह मिजोरम अंग्रेजी में उनका पहला कविता संग्रह है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, महानुभावों के नाम और जन्म दिवस के संदर्भ में कौन सा युग्मक गलत है। यहां 4 ऑप्शन मैंने आपके स्क्रीन पर रखे हैं। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 दिसंबर को। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस बाल दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब्दुल कलाम यानी कि 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और राष्ट्रीय समरसता दिवस यानी कि हमारे संविधान के निर्माता BR अंबेडकर का जन्म दिवस राष्ट्रीय समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि यहां ऑप्शन डी गलत था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है प्रहलाद फतेप्रा, जस्मिनी ओझा, हिरल ठाकुर, बारैया विपुल कुमार, मुकेश राठवा, रेखा नीनामा, गोहिल अरविंद कुमार, RB एंटरप्राइजेस नामक एक सब्सक्राइबर फ्रेंड है। सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। और लवकुश शाह, दीपिका पारगी, प्रवीणा भारदा, संजय देव वर्मा, रविंद्र भनवर, चावड़ा पूजा, सोलंकी चिराग, किंजल प्रजापति, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। विवेक घाटलिया, म्यू जोशी, राकेश गामित, राधेश्याम सोलंकी, देवेंद्र कुमार, मीत वाणिया, कालसी मावी, भार्गव PKFR, सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। हाल ही में भारत की 42वीं रामसर साइट के रूप में किसको जोड़ा गया। 42वीं रामसर साइट के रूप में किसको जोड़ा गया, कल इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जो एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।